Hi everyone, you are most welcome to my channel So in this Legally. topic, we will discuss the concept of natural and legal person, as well as we will discuss the different kinds of legal person, जिसमें हम कॉर्पोरेट सोल और कॉर्पोरेट एग्रीगेट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. प्लस इस टॉपिक में लीगल स्टेटस पढ़ेंगे हम डेड पर्सन, अनबॉर्न चाइल्ड और आइडल का. और कुछ लीगल थ्योरीज दी हुई हैं, जैसे फिक्शन थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो मोस्टली इस टॉपिक से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें एक 5 मार्क्स में लीगल स्टेटस पूछ लेते हैं और कोई भी एक लीगल थ्योरी पूछ लेते हैं. ईजी है वैसे ये टॉपिक. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्टडी इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? किसी बड़ी सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल आइडेंटिटी की इमेज सामने आती है, जैसे सचिन तेंदुलकर. क्या पर्सनैलिटी है उनकी? हम कहते हैं कि अच्छी जॉब के लिए पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पर्सनैलिटी का मतलब है शख्सियत या व्यक्तित्व, लेकिन लॉ में पर्सनैलिटी का मतलब थोड़ा अलग है. लॉ में पर्सनैलिटी का मतलब किसी पर्सन के लीगल राइट्स या लीगल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है. जब लॉ किसी पर्सन पर इन्हीं लीगल राइट या ड्यूटीज़ की कैपेसिटी इन्फर करता है, तो उसे लीगल लैंग्वेज में पर्सनैलिटी कहते हैं. एंड कैपेसिटी ऑफ व्हाट? कैपेसिटी इज़ द एबिलिटी टू डू सम एक्ट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. अब लॉ ये कैपेसिटी किसी नेचुरल पर्सन को भी दे सकता है और किसी आर्टिफिशियल पर्सन को भी दे सकता है. नेचुरल पर्सन कौन हुआ? जैसे आप, मैं या कोई भी मैन, वुमेन और एनी लिविंग ह्यूमन बींग्स. तो हमें यानी कि लिविंग ह्यूमन बींग्स को तो राइट एंड ड्यूटीज़ बाय बर्थ ही मिल जाते हैं, जैसे कि नॉट टू कमिट अ क्राइम और नॉट टू कमिट एनी फिजिकल हार्म टू एनीवन. लेकिन ये सारे राइट एंड ड्यूटीज़ लॉ ही हम पर कन्फर करता है. अब आप सपोज़ करो एक दिन के लिए दुनिया के सारे लॉज ख़त्म कर दिए जाएं, तो क्या होगा? हाउ विल यू फील इफ़ यू हैव नो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़? अराजकता फैल जाएगी. पावरफुल पर्सन वीक पर्सन को सर्वाइव नहीं करने देगा. तो ये लॉज ही हैं जिनकी वजह से हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी को लीगल लैंग्वेज में पर्सनैलिटी कहते हैं. तो ये तो हुई नेचुरल पर्सन या ह्यूमन बींग्स की बात. इसके बाद लॉ कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ लीगल पर्सन पर भी एट्रीब्यूट करता है. अब लीगल पर्सन कौन है? लीगल पर्सन लॉ की बनाई हुई एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लॉ एक इमेजिनरी आइडेंटिटी बनाता है जिसे लॉ कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ देता है. जैसे कि कंपनीज़ हैं. कंपनी नाम का इंसान एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कंपनी एक लीगल एंटिटी है हमारी तरह, जिसके कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ हैं. और कंपनी को कोर्ट में शू भी किया जा सकता है, और कंपनी भी किसी को शू कर सकती है हमारी तरह, जैसे हम दूसरे पर्सन को शू कर सकते हैं. और ये पावर किसने दी कंपनी को? लॉ ने दी. नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन्स. द फर्स्ट इज़ कॉरपोरेशन, जिसकी हमने अभी बात की. जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को साथ मिलाकर एक एंटिटी क्रिएट कर दी जाती है और उसे लॉज के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, तो उसे ही कॉरपोरेशन कहते हैं. कॉरपोरेशन एक सिंगल पर्सन से भी बन सकती है, लेकिन उसे हम आगे डिस्कस करेंगे. सेकंड है इंस्टीट्यूशंस, जैसे कुछ संस्थाएं बनी होती हैं जो लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती हैं. फॉर एग्जांपल कॉलेजेस, चर्च, हॉस्पिटल. थर्ड इज़ फंड और एस्टेट, जैसे कोई प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ की जाए. फॉर एग्जांपल फंड्स फॉर चैरिटी, एस्टेट ऑफ एन इंसॉल्वेंट पर्सन. इसके बाद है काइंड्स ऑफ कॉरपोरेशन. हमने कॉरपोरेशन पढ़ा, उसके 2 टाइप्स होते हैं. एक कॉरपोरेट सोल, दूसरा कॉरपोरेट एग्रीगेट. तो कॉरपोरेट एग्रीगेट का मतलब क्या है? जब कई सारे लोगों को मिलाकर उनकी जगह एक आर्टिफिशियल एंटिटी बना दी जाए लॉ के थ्रू, उससे ही कॉरपोरेट एग्रीगेट कहते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल है जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है. उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं. कंपनी शू भी कर सकती है और कंपनी को शू भी किया जा सकता है. कंपनी के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ होती हैं. और सबसे मेन पॉइंट,
कंपनी परपेचुअल सक्सेशन यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपनी में। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी हमेशा रहेगी 100 ईयर्स और 500 ईयर्स, जब तक लॉ के थ्रू उसे वाइंड अप नहीं किया जाए। अदरवाइज़ कंपनी जिन मेंबर्स ने बनाई है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबकी डेथ हो सकती है, लेकिन कंपनी की डेथ नहीं हो सकती। कंपनी चलती जाएगी जब तक उसे वाइंड अप ना किया जाए। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोल। कॉर्पोरेट सोल इज़ अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव पर्सन्स, यानी कि किसी काम को करने की कैपेसिटी एक सिंगल पर्सन के हाथों में हो, जहाँ किसी एक पर्सन पर सारी जिम्मेदारी हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस ऑफ एन वाइस चांसलर ऑफ एन यूनिवर्सिटी। एक वाइस चांसलर के हाथों में सारे राइट एंड ड्यूटीज़ हैं यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। लेकिन कॉर्पोरेट एग्रीगेट में क्या था? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की आर्टिफिशियल एंटिटी थी, और कॉर्पोरेट सोल में सीरीज ऑफ सक्सेसिव पर्सन्स हैं। सक्सेसिव पर्सन का मतलब है एक वाइस चांसलर चला गया, दूसरा उसकी पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर्सन चेंज होते रहेंगे, लेकिन वाइस चांसलर का ऑफिस या डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगी। वाइस चांसलर एक पद है जो लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। इस पद पर किसी न किसी पर्सन की नियुक्ति होती ही रहेगी। इसी वजह से कॉर्पोरेट सोल में भी परपेचुअल सक्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ये वाइस चांसलर के पद पर बैठा हुआ पर्सन अपनी ऑफिस के नाम पर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी वाइस चांसलर के ऑफिस की प्रॉपर्टी होगी। लाइकवाइज कंपनी भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। तो कॉर्पोरेट सोल और कॉर्पोरेट एग्रीगेट में यही डिफरेंस है कि कॉर्पोरेट एग्रीगेट में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं और कॉर्पोरेट सोल में एक सिंगल पर्सन होता है जो किसी ऑफिस या पद को होल्ड करता है। जैसे ब्रिटिश क्राउन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजा का उत्तराधिकारी बदलता रहता है, लेकिन राजा की जो पोजीशन है वो वैसी ही बनी रहती है। अच्छा, और जो वाइस चांसलर प्रॉपर्टी खरीदेगा ऑफिस के नाम पर, वो तभी खरीद सकता है या बेच सकता है जब लॉ ने उसे पावर दी हो ऐसा करने के लिए। नाउ लेट्स सी सम राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ कॉरपोरेशंस। A corporation soul does not require a seal, but a corporation aggregate can only act or express its will by deed under its common seal. तो कॉरपोरेशन एग्रीगेट के पास अपनी एक सील होती है, एक मोहर होती है। कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, इन सभी लीगल कामों के लिए कंपनी उस सील का यूज़ करती है। जैसे हम सिग्नेचर करते हैं ना, उसी अपनी असेंट देने के लिए, उसी तरीके से कंपनी अपनी असेंट देने के लिए सील यूज़ करती है। जबकि कॉर्पोरेट सोल के पास सील नहीं होती। जो पर्सन ऑफिस पर नियुक्त होता है, उस पद का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी के सिग्नेचर होते हैं ऑफिस से रिलेटेड किसी भी काम के लिए। द सेकेंड इज़ कॉरपोरेशन की आइडेंटिटी कंटिन्यूस होती है। जो लाइबिलिटीज़ कॉरपोरेशन के ओरिजिनल मेंबर्स की होती हैं, उन्हीं लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशन से सक्सेसिव मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं। ना तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी, ना ही लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी। इसके बाद है कंपनीज पावर आर रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। तो कंपनी सिर्फ उन्हीं बाउंड्रीज़ में रहकर काम करेगी जो लॉ ने उसके के लिए बनाई हैं। जिन कामों को करने के लिए पावर लॉ ने कंपनी को दी है, कंपनी सिर्फ उन्हीं को कर सकती है, नहीं तो वो एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स या नल एंड वॉइड होंगे। सो अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स गिवन बाय लॉ। फोर्थ पॉइंट इज कंपनी को सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में शू किया जा सकता है, और अगर कंपनी के मेंबर कंपनी से रिलेटेड कोई फ्रॉड या मैलिस करते हैं तो उनके लिए भी कंपनी को लाइबल ठहराया जा सकता है। नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्शंस विद रिगार्ड टू क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन। तो पहला ऑब्जेक्शन तो ये है कि क्या कॉरपोरेशन के एजेंट्स के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए कॉरपोरेशन को पनिश करना सही है। और दूसरा ऑब्जेक्शन है कि जब कंपनी के एजेंट्स कंपनी की लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर कोई कंडक्ट करते हैं तो क्या कॉरपोरेशन को लाइबल बनाना जस्टिफाइड है, जबकि कॉरपोरेशन तो इनकैपेबल है कोई भी काम करने में। तो इन दोनों ऑब्जेक्शन का आंसर सालमन ने दिया है। सालमन सेड कि जैसे
एजेंसी के केस में एजेंट्स के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है। वैसे ही इन मेंबर्स को कंपनी एज एन एजेंट अपॉइंट करती है, वहाँ भी एजेंसी का रोल ही एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स हैं तो कंपनी प्रिंसिपल हुई और प्रिंसिपल अपने एजेंट्स के एक्ट्स के लिए लाइबल होता है। तो सामन ने कॉरपोरेशन की क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में 2 बातें कही हैं। पहली बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपनी लिमिट से बाहर कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं करती, बल्कि जो उसकी अथॉरिटी की बाउंड्रीज़ में है कंपनी उनको भी पूरा नहीं कर पाती। यानी कि जो काम उसकी पावर में है कंपनी उसे भी पूरा नहीं कर पाती, तो उसके लिए भी कंपनी को पनिश किया जा सकता है। एंड सेकेंडली सालमन सेड दैट कॉरपोरेशन के एजेंट्स के रॉन्गफुल एक्ट के लिए कॉरपोरेट को पनिश करना बिल्कुल लॉजिकल है, बिकॉज कॉरपोरेशन को इसके लिए लाइबल ठहराया जा रहा है क्योंकि कॉरपोरेशन ने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए केयरलेस और डिसऑनेस्ट पर्सन को चुना है। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉरपोरेशन? ऑब्जेक्ट्स क्या है कॉरपोरेशन के? इस तरीके से ग्रुप में काम करने का क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहले तो ये कि ये कलेक्टिव ओनरशिप को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सपोज़ अगर 100 लोगों को एक ही बिज़नेस करना है तो अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो सबकी लाइबिलिटी भी अलग अलग होगी, हर एक उस पर्सन से जिससे वो अपने बिज़नेस के थ्रू एंगेज हैं। लेकिन अगर यही लोग साथ मिलकर बिज़नेस करेंगे तो सभी को आसानी होगी और इससे क्या होगा, सभी 100 लोग जो भी प्रॉपर्टी अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे उसे भी मैनेज करने में आसानी होगी। इसके बाद है परमानेंसी और यूनिफॉर्मिटी रहेगी बिज़नेस में। लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी हर एक मेंबर की, किसी को अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। तो दीज आर द objects and use of incorporation. Now we have to discuss the legal status of some person like unborn child, dead person, animals, idols. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है स्टेटस ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि राइट एंड ड्यूटीज़ इंसान के पैदा होने के बाद मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही चाइल्ड माँ के कोख में आता है वैसे ही उस पर एक लीगल स्टेटस क्रिएट हो जाता है, उसकी राइट एंड ड्यूटीज़ अराइज हो जाती हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाता है बच्चा। तो हिंदू लॉ में ये प्रोविज़न है दैट अ चाइल्ड इन द मदर्स वोम्ब इज़ अ को पार्टनर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। फिर चाहे बच्चा कुछ सेकंड्स के लिए ही ज़िंदा रहा हो, लेकिन अगर चाइल्ड मदर्स वोम में ही मर जाता है या स्टिल बॉर्न पैदा होता है तो फिर चाइल्ड के एयर्स उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। और भी राइट्स हैं अनबॉर्न चाइल्ड के, जैसे आईपीसी के सेक्शन 312, सेक्शन 313, 316 भी अनबॉर्न चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंसेस बताते हैं, जैसे कॉजिंग मिसकरेज अंडर सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट इज़ लीगल स्टेटस ऑफ अ डेड पर्सन। सी वैसे तो लॉ डेड पर्सन को कोई लीगल स्टेटस नहीं देता, लेकिन 3 राइट हैं जो एक डेड पर्सन को भी मिले हुए हैं। द फर्स्ट इज़ राइट रिलेटिंग टू हिज बॉडी। एक मृतक शरीर का अंतिम संस्कार का अधिकार है, यानी कि डिसेंट बरियल का राइट है सबके पास। एज वेल एज अ मॉडर्न टाइम में एक डेड पर्सन अब अपने बॉडी पार्ट्स को भी डोनेट कर सकता है मरने से पहले। और दूसरा राइट है राइट्स रिलेटिंग टू रेपुटेशन। एक डेड पर्सन की रेपुटेशन ख़राब ना हो, इसके लिए भी सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों डेड पर्सन के रिलेटिव्स के पास है। आईपीसी का सेक्शन 499 कहता है कि कोई भी ऐसा आरोप जो डेड पर्सन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है वैसे ही जैसे तब पहुंचाता जब वो ज़िंदा था, तो ये भी डिफेमेशन में आएगा। आईपीसी में ऑफेंस है ये केस भी। और डेड पर्सन का डिफेमेशन का केस कौन करेगा? उसके रिलेटिव्स के पास ये राइट है। इसके बाद है राइट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। तो मरने से पहले कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अपनी विल के थ्रू डिस्पोज कर सकता है, एज वेल एज वो अपनी ग्रेवयार्ड को मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकता है। ग्रेवयार्ड की मेंटेनेंस के लिए ट्रस्ट बना सकता है एक डेड पर्सन। इसके बाद हमें डिस्कस करना है लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स।
एनिमल्स को लॉ जुरिस्टिक या लीगल पर्सन नहीं मानता, क्योंकि एनिमल्स को थिंग्स या चैटल माना जाता है, और इसी तरीके से पहले स्लेव्स को भी चैटल ही मानते थे, क्योंकि उनके पास कोई नेचुरल या लीगल राइट नहीं होते थे। और क्यों एनिमल्स या स्लेव्स को जुरिस्टिक पर्सन नहीं मानते? क्योंकि लॉ ने एनिमल्स का कोई इंटरेस्ट ही रिकॉग्नाइज नहीं किया। जैसे प्रॉपर्टी में हमारा इंटरेस्ट होता है, तो प्रॉपर्टी पर हमारा राइट है, लेकिन एनिमल्स का किसी चीज़ पर कोई राइट नहीं होता। दे आर कंसिडर्ड एज मेयरली थिंग्स। अब मॉडर्न लॉ में भी अगर कोई एनिमल किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करता है, तो प्लेंटिफ को राइट है कि जब तक उस एनिमल का ओनर उसे कंपनसेट ना करे, वो एनिमल को डिटेन कर सकता है। और अगर कोई एनिमल या पेट रॉन्ग कर दे, तो उसका ओनर ही उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल होगा, क्योंकि ओनर नेग्लिजेंट है कि वो अपने पेट को संभाल कर नहीं रख सकता। सो अल्टीमेटली एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स का इंटरेस्ट है, एनिमल्स का कोई इंटरेस्ट या राइट नहीं है। सिर्फ 2 तरह की प्रोटेक्शन लॉ ने एनिमल्स को दी है। फर्स्ट इज़ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इज़ एन ऑफेंस, एंड सेकेंड इज़ एनिमल्स के वेलफेयर के लिए कोई ट्रस्ट बनाया जा सकता है, उसके थ्रू उनके राइट्स रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल स्टेटस ऑफ एन आइडल। जब मंदिर में जो हमारे भगवान हैं, जिन पर इतना चढ़ावा या सब्सक्रिप्शन आता है, क्या वो आइडल जुरिस्टिक या लीगल पर्सन है? यस, बिल्कुल है। लॉ मंदिरों में जो आइडल है उनको लीगल पर्सन मानता है, और मंदिरों में आइडल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉ ने इन आइडल्स को माइनर की पोजीशन से इक्वेट किया है। किस तरीके से माइनर की पोजीशन से इक्वेट किया है? जिस तरह माइनर की प्रॉपर्टी को गार्जियन देखते हैं, उसी तरह आइडल्स भी माइनर हैं और उनकी प्रॉपर्टी को मंदिर के पुजारी या मैनेजर देखेंगे। तो यहाँ तक हमने कॉर्पोरेट एग्रीगेट और कॉर्पोरेट सोल डिस्कस कर लिया, कुछ लीगल स्टेटस डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।